हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर चैनल साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। फटाफट पहले सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले हर वीडियो का आप तक पहुंचे, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है लिंक को। बताना कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा आपको। आज की जो क्लास है ना, क्लास 10th बायोलॉजी हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर नंबर 9 सेकंड पार्ट लेकर आया हूं मैं। इससे पहले एक वीडियो इस पर बना चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देखो ताकि आपको टर्म्स और जो बेसिक डेफिनेशन वगैरह जो टर्म्स है इस चैप्टर से रिलेटेड वो आपको क्लियर हो जाए। आपको समझ में आ जाए कि जीन क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होता है, ठीक है, और एलील क्या होता है, और उसमें भी डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें, किस तरह से क्रोमोसोम फॉर्मेशन होता है ना, ये सारी चीजें फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताई है, तो वहां वो आप देखो ताकि आपको ये चीजें भी और अच्छे से समझ में आए। आज हम मेनली पढ़ेंगे मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहले हम बात करते हैं मेंडल के कंट्रीब्यूशन की। मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। व्हाई मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स? because of the rules of inheritance given by the मेंडल। मेंडल ने जो रूल आज से 150 साल पहले, हम कह सकते हैं आज से 150 साल पहले जो उसने जो रूल्स दिए थे वो आज भी जो है ना उसके एकदम सटीक बैठते, एकदम सही बैठते हैं, ठीक है। हालांकि कुछ है ना, कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन फिर भी उसके बहुत सारे जो रूल्स जो उस समय के दिए थे वो उनको आज भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो मेंडल के बारे में जान लेते हैं पहले कि मेंडल कौन था, क्या था, कैसा था, ठीक है। ग्रेगोर जॉन मेंडल इसका नाम था। 1822 टू 1884 ये इसका लाइफ थी, ठीक है। 1884 में इसकी डेथ हो गई थी। 1865 में इसने अपने लॉज को पब्लिश किया था। 1865 ही वाज ए ऑस्ट्रियन मॉन्क वर्क्स एट मोनेस्ट्री। वह ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वियना, वहां पर इसका एक चर्च था, ये चर्च का पादरी था, मॉन्क ऑफ मोनेस्ट्री। अब ये वही काम करता था, ठीक है, और पढ़ने में हालांकि ठीक था, लेकिन एक बार जो है ना टीचर बनने के लिए जो डिग्री या जो डिप्लोमा होता है उसके कोर्स में ये फेल हो गया था, ठीक है। तो ये टीचर नहीं बन सका, लेकिन फिर भी जो इसके अंदर की जो जील थी एक्सपेरिमेंट करने की, जो साइंस में इसका जो इंटरेस्ट था, उसकी वजह से उसने अपनी मोनेस्ट्री में ही अपना रिसर्च वर्क किया, पी प्लांट पर अपने एक्सपेरिमेंट किए और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए। जब इसने ये लॉज पब्लिश किए थे 1865 में, तब लोगों ने इसकी मजाक उड़ाई। किसी ने इस पर विश्वास ही नहीं किया कि इस तरह से भी हो सकता है, कि इस तरह से भी लॉज हो सकते थे, क्योंकि उस टाइम तक इनहेरिटेंस, हेरिडिटी और जेनेटिक्स पे इतना रिसर्च वर्क नहीं था, इतना लोगों के बारे में जानकारी नहीं थी, तो उस समय इसको कोई इतना क्रेडिट नहीं दिया गया, ठीक है। लेकिन जब बाद में इन 1900 में लगभग ये इसके जो लॉज थे वो रिडिस्कवर हुए थे। 3 यूरोप के साइंटिस्ट थे, इनके नाम याद रखना आप, इन्होंने रिडिस्कवर किए, तब इसको क्रेडिट मिला और फिर जो है ये फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाया। ये जो 3 साइंटिस्ट थे वो है हुगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस एंड एरिक वॉन शेरमार्क। अब इसको सफलता क्यों मिली? तो उसका कारण ये है बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज ऑफ साइंस एंड मैथ्स और स्पेशली प्रोबेबिलिटी। इसने प्रोबेबिलिटी के रूल्स को फॉलो करते हुए ये पहले से ही अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बता दिया कि अगर मैं इतने प्लांट को और इस ट्रेट के प्लांट को मोनो हाइब्रिड या डाई हाइब्रिड क्रॉस करूंगा तो मुझे F1 जनरेशन में इतने प्लांट मिलेंगे और F2 में इतने मिलेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और उनको बाकायदा प्रूव करके भी दिखाया इसने, ठीक है। इसने लगभग ऐसा कहते हैं कि 29,000 पी प्लांट्स पे काम किया। 29,000 पी प्लांट्स को ग्रो करना, उनकी 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 तक जनरेशन लेना और उनका सबका रिकॉर्ड जो है ना रखना, ये एक बड़ी बहुत बड़ी बात है। तो इसने ये बिल्कुल एकदम सफाई के साथ ये काम किया, मैथमेटिक कैलकुलेशन रखना और ये सारी चीजें जो है ना बिल्कुल एकदम एक्यूरेटली इसने की, तब जाके इसको सफलता मिली। अब हम बात करते हैं इसके लॉज की, और ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले तो इसने जो लॉज दिए ना वो ये है। फर्स्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंसी, सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, और थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस। ये 3 लॉज इनको बताऊंगा आपको डिटेल से एक करके। पहले ये समझते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। इसी के बेसिस पे इसने ये 3 लॉज दिए थे। देखो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि जब हम 2 प्लांट के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं और केवल एक ही ट्रेट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वी आर ऑब्जर्विंग ओनली द वन ट्रेट। सपोज वी आर ऑब्जर्विंग द लेंथ ऑफ द प्लांट, बाकी चीजों को नहीं देख रहे हम कि उसका शेड कैसा है या उसका पोड कैसा है या फ्लावर कैसा है, वो सारी चीजें। अगर हम केवल लेंथ को देख रहे हैं, ठीक है, अगर हम केवल लेंथ को देख रहे हैं तो ये हो जाएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग वी आर कंसीडरिंग ओनली वन ट्रेट, ठीक है, एट ए टाइम। ए क्रॉस बिटवीन 2 टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज की होने क्रॉस, ठीक है, कंसीडरिंग ओनली द ट्रांसमिशन ऑफ वन कैरेक्टर, और वी कैन से दैट क्रॉस इन F1 जनरेशन ऑफस्प्रिंग डिफरिंग इन वन ट्रेट ओनली। F1 जनरेशन के जो पेरेंट होंगे या F1 जनरेशन की जो ऑफस्प्रिंग होगी वो एज ए पेरेंट काम करेगी F2 जनरेशन में, ठीक है। तो वहां अगर हम देख रहे हैं उनका केवल एक ही ट्रेट, जैसे हम लेंथ देख रहे हैं ओनली, ठीक है, जब हम ये क्रॉस करवा रहे हैं
ठीक है। इस समय हम केवल प्लांट की लेंथ को ही ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। F1 जनरेशन में कैसी होगी लेंथ, F2 जनरेशन में कैसी होगी। तो ये हो गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जब हम एक ही चीज को देख रहे हैं, एक ही ट्रेट को देख रहे हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम एक की जगह दो ट्रेट को एक साथ देखेंगे। ए क्रॉस बिटवीन टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज considering the transmission of two characters, ठीक है, considering the transmission of two characters, or we can say that cross in F1 generation of spring differing in two traits, ठीक है। जैसे अगर मान लो हमने कोई दो ट्रेट को एक साथ देख लिया, जैसे ये राउंड है, ठीक है, राउंड सीड विथ येलो कलर, राउंड येलो, अगर हम इसका रिंकल्ड ग्रीन के साथ में, रिंकल्ड ग्रीन के साथ में अगर क्रॉस करवा रहे, रिंकल्ड ग्रीन के साथ में, तो अभी हम यहाँ एक ही टाइम पर दो ट्रेट को एक साथ देखेंगे, राउंड सीड को भी देखेंगे और येलो कलर ऑफ सीड भी देखेंगे, साथ साथ में हम रिंकल्ड सीड और ग्रीन कलर सीड भी देखेंगे, ठीक है। तो ये दो ट्रेट एक साथ लेकर अगर हम क्रॉस करवा रहे हैं, F1 जनरेशन बना रहे, फिर उनसे F2 जनरेशन बना रहे सेल्फ पॉलिनेशन से, तो फिर हम ये हो जाएगा हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस। एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम एक साथ दो ट्रेट को देखते हैं कि दो ट्रेट किस तरह से आगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन मूव करते हैं। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम केवल एक ही ट्रेट को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे लेंथ को ऑब्जर्व कर लिया या फ्लावर के कलर को ऑब्जर्व कर लिया, या जो कुछ भी है, जो 7 ट्रेट्स, जो 7 पेयर्स ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स है इसमें पी प्लांट में, उनके बारे में, ठीक है। तो अब देखो ये जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीन लॉ जो दिए ना इसने, इसमें से जो फर्स्ट और सेकंड लॉ है वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेस पर दिया गया। मोनो हाइब्रिड क्रॉस से लॉ ऑफ डोमिनेंसी और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन प्योरिटी ऑफ गेमेट्स दिया गया। डाई हाइब्रिड क्रॉस से इसने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और इनहेरिटेंस बताया था। तो एक एक करके इन तीनों को समझते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंसी, सेग्रीगेशन ऑफ गेमेट्स और इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ये क्या चीज है, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और किस तरह से करना होता है। देखो फर्स्ट मोनो हाइब्रिड क्रॉस यानी जब हम केवल एक ही ट्रेट को देखेंगे, तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है जो मेंडल ने करवाया, ठीक है। यहाँ पर उसने एक ट्रेट को, जैसे लेंथ को यहाँ पर लिया हुआ, तो डोमिनेंट ट्रेट है ये, जिसको हम कैपिटल टी से शो करते हैं। स्मॉल टी से जो है वो रिसेसिव ट्रेट्स है। ये जो कंडीशन है मैंने आपको बताया पहले वाली वीडियो में, ये होमोजाइगस कंडीशन है, दोनों होमोजाइगस कंडीशन है। जब दो होमोजाइगस पेरेंट के बीच में क्रॉस करवाते हैं, यानी इनके बीच में अगर हम क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं, कैसी कंडीशन होनी चाहिए, दोनों होमोजाइगस होने चाहिए, ठीक है। दोनों होमोजाइगस और कॉन्ट्रास्टिंग, होमोजाइगस कॉन्ट्रास्टिंग, कैपिटल टी है तो इधर स्मॉल टी, इसी तरह से, ठीक है। होमोजाइगस कॉन्ट्रास्टिंग पेरेंट। तो ये देखो यहाँ पर गेमेट फॉर्मेशन और ये इनकी F1 जनरेशन है। अब इसको समझते, देखो ये पेरेंट है, ये इनके गेमेट बन गए भाई, इसमें दोनों कैपिटल टी है तो दो अलग अलग गेमेट हो गए। गेमेट बनना है मतलब गेमेट फॉर्मेशन मींस नंबर ऑफ डीएनए हाफ हो जाना, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डीएनए हाफ हो गया, ठीक है। ये दो गेमेट इस तरह से बन गए, यहाँ पर भी ये दो गेमेट स्मॉल टी बन गए। अब देखो F1 जनरेशन में जब इनके बीच में क्रॉस ओवर होगा तो किस तरह से होगा, तो यहाँ पर ये याद रखना, आपको मैंने पहले भी बताया, देखो एक का 3 के साथ, एक का 3 के साथ, एक का 4 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, 13, 14, 23, 24, ठीक है। इस तरह से याद रखना, एक का 3 के साथ, फिर एक का 4 के साथ, यानी 3 और 4 के साथ करवाना है। किसका, 1 और 2 का। तो पहले 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ। तो ये 1 का 3 के साथ, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो 1 का 3 के साथ कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गया, फिर 1 का 4 के साथ एक कैपिटल एक स्मॉल आ गया, फिर 2 का 3 के साथ कैपिटल स्मॉल, फिर 2 का 4 के साथ कैपिटल स्मॉल। सारे के सारे प्लांट कैसे हैं, इनमें एक जीन जो है वो कैपिटल है और एक स्मॉल है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, लेकिन डोमिनेंट ही अपीयर होगा। लेकिन F1 जनरेशन, ये आ गई F1 जनरेशन। अब देखो F1 जनरेशन में अब अगर इनका हम देखें तो ये दिखने में सारे के सारे प्लांट कैसे दिखेंगे, सारे के सारे टॉल प्लांट होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर इनमें एक डोमिनेंट ट्रेट है, एक डोमिनेंट जीन है। और डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन में मैंने आपको क्या बताया था, डोमिनेंट जीन वो होता है जो एनी पॉसिबल कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि उसके साथ में दूसरा कौन है, डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, इससे इस पर फर्क नहीं पड़ता। अगर ये एक भी डोमिनेंट आ गया ना तो फिर वो डोमिनेंट ही होगा, अपना जो भी उसका इफेक्ट है वो अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सारे के सारे प्लांट दिखने में कैसे दिखेंगे, ये सारे के सारे टॉल प्लांट दिखेंगे। बस ये आ गई F1 जनरेशन। तो अब यहाँ पर ये लॉ ऑफ डोमिनेंस दे दिया इसने कि भाई जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वही केवल F1 जनरेशन में अपीयर होता है, जो रिसेसिव होता है वो F1 जनरेशन में नहीं अपीयर होता, वो F2 में अपीयर होता है। जब हमने क्रॉस ब्रीडिंग करवाई थी तो एक टॉल प्लांट लिया था और एक ड्वार्फ प्लांट लिया था, लेकिन F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल प्लांट है, तो फिर जो ये ड्वार्फिज्म था ये ट्रेट कहाँ चला गया, इसका क्या हुआ, तो ये F1 में तो अपीयर नहीं हुआ, लेकिन ये फिर F2 में अपीयर हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो अब जो F1 जनरेशन में हमारे सामने जो ऑफस्प्रिंग आई, जो प्रोजेनी आई, अब वो एज ए पेरेंट काम करेगी, यानी अब हम इनमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो थे टी ए कैपिटल एक स्मॉल, ये दो पेरेंट हो गए, ठीक है। ये F1 जनरेशन के जो पेरेंट थे वो अब एज ए पेरेंट काम करेंगे, इनसे हम F2 जनरेशन ले रहे हैं। तो ये देखो ये इसके गेमेट हो गए, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल। अब गेमेट का वही करवाना आपको, देखो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो मैंने क्या बताया, 1 का 3 के साथ, फिर 2 का 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ और फिर 2 का 4 के साथ, ठीक है। तो देखो 1 का 3 के साथ कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी,
1 का 4 के साथ एक कैपिटल एक स्मॉल, ठीक है। फिर 2 का 3 के साथ एक कैपिटल एक स्मॉल, पहले डोमिनेंट वाला लिखा जाता, कैपिटल लिखा जाता, कैपिटल स्मॉल। फिर 2 का 4 के साथ दोनों स्मॉल स्मॉल, ठीक है। अब देखो ये प्लांट कैसे है, ये देखो होमोजाइगस है, ठीक है, ये हेटेरोजाइगस है, ठीक है, ये भी हेटेरोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक। तो ये तीनों प्लांट दिखने में बाहर से कैसे दिखेंगे, एक डोमिनेंट है यहां पर, हालांकि 50% जीन जो है वो रिसेसिव टाइप वाले, लेकिन जो डोमिनेंट है तो फिर ये डोमिनेंट जैसे दिखेंगे। तो F2 जनरेशन में 3 प्लांट कैसे हो गए, लंबे टॉल, और एक प्लांट कैसा हो गया, ड्वार्फ बोना। तो फिनोटाइप जो बाहर से दिखता है फिजिकली, फिनोटाइप, तो इनका फिनोटाइप क्या हो गया, बाहर से दिखने पर प्लांट कैसे दिखेंगे, 3 लंबे और 1 बोना। तो 3:1 इज द फिनोटाइप। अब बात कर लेते हैं जीनोटाइप की, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, जीनोटाइप कैसा है इनका। तो जीनोटाइप में आप देखो, एक प्लांट ऐसा है जिसमें 100% टॉल जीन है, तो ऐसा एक है। 2 प्लांट ऐसे है जिसमें 50% टॉल और 50% रिसेसिव जीन है, तो ऐसा 2 प्लांट है आउट ऑफ 4। और एक प्लांट ऐसा जिसमें 100% रिसेसिव है, तो जीनोटाइप क्या हो गया, 1:2:1। इस पर जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन पूछा था ना वो यही था, ठीक है। जो सैंपल पेपर में मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड दोनों पे क्वेश्चन पूछा हुआ है वहां पर, तो जो मोनो हाइब्रिड वाला जो क्वेश्चन था ना वो यही है। सैंपल पेपर सॉल्यूशन दे रखा है, मेरी प्लेलिस्ट है सैंपल पेपर के नाम से, आप वहां से देखो, आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो वहां पर भी मैंने ये चीजें बता रखी है आपको डिटेल से, वहां भी समझाया हुआ है, ठीक है। तो इसका फिनोटाइप हो गया 3:1 और जीनोटाइप हो गया 1:2:1। यानी जेनेटिकली, भाई जेनेटिकली कैसे है, देखो इस तरह का एक ही प्लांट है, इस तरह के 2 प्लांट है जेनेटिकली, और इस तरह का एक प्लांट है, तो 1, 2, 1 ये हो गया जेनेटिकली जीनोटाइप। और फिनोटाइप दिखने में 3 कैसे दिख रहे, लंबे, और 1 कैसा दिख रहा है, बोना। तो ये हो गया 3:1 इनका फिनोटाइप। तो फिनोटाइप जीनोटाइप हो गया, ठीक है। और ये लॉ ऑफ डोमिनेंसी, यानी F1 में क्या होगा, केवल डोमिनेंट ट्रेट ही अपीयर होगा, रिसेसिव जो है वो छुप जाएगा, वो अपीयर नहीं होगा। दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंसी। इन F1 जनरेशन ओनली डोमिनेंट ट्रेट appears their effect, only dominant trait. Tallness is the dominant, dwarfism is the recessive, so only dominant trait tallness is appear in F1 generation. All plants are tall in F1 generation. When a cross is made, या हम इसको इस तरह से भी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि when a cross is made between 2 homozygous individual, ये चीज याद रखना, homozygous individual, homozygous contrasting, अलग अलग दोनों विपरीत है, ये कैपिटल टी है तो ये स्मॉल टी है, ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। होमोजाइगस यानी हैविंग द 2 आइडेंटिकल एलील, ठीक है, एंड हैविंग 2 डिफरेंट एलील इज हेटेरोजाइगस, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ठीक है, दोनों अलग अलग एलील है तो हेटेरोजाइगस है। और दोनों सेम है, ये दोनों या ये दोनों, तो if a cross is made between 2 homozygous individual, only dominant characters appear in F1 generation, only dominant appear in F1 generation, but in F2 generation both the traits reappear. But in F2 generation we can see that 1/4 25% plants are the recessive and 75 plants are the dominant वाले होंगे। 75% यहाँ पर कैसे होंगे, लंबे टॉल प्लांट होंगे, और 25% कैसे होंगे, बोने रिसेसिव होंगे। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंसी। अब इसी पर उसका सेकंड लॉ है, जो हालांकि आपकी बुक में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसको भी हम समझ लेते हैं कि वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक। नेक्स्ट देखो अपना है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, इसका मतलब क्या है, इसको समझते देखो। प्योरिटी ऑफ गैमेट्स यानी गैमेट्स आर प्योर, दे डू नॉट कॉन्टामिनेटेड, ठीक है। गैमेट्स जो होते हैं वो प्योर होते हैं, किसी एक ट्रेट के लिए एक गैमेट जो है वो प्योर होता है। इसका मतलब समझते देखो, डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने, इससे हम आपको क्लियर हो जाएगा। देखो फैक्टर्स, देखो एक चीज बताऊं आपको कि मेंडल को जो है ना जीन्स और क्रोमोसोम्स के बारे में नहीं पता था, उस टाइम क्रोमोसोम्स और जीन डिस्कवर्ड नहीं थे, तो उसने इनको यानी जीन और क्रोमोसोम्स को उसने इंटरनल फैक्टर कहा था या जस्ट फैक्टर कहा था। तो यहाँ फैक्टर का मतलब है जीन, ठीक है। सो फैक्टर्स ऑफ ए पेयर segregate during gamete formation so that each gamete receive only one factor gene of each character। इसका मतलब क्या, देखो फैक्टर्स, ठीक है, यानी जीन ऑफ ए पेयर, ये एक पेयर है, ठीक है, ये एक पेयर है। सो जीन ऑफ ए पेयर सेग्रीगेट, इनका सेग्रीगेशन होता है, ये अलग अलग हो जाते हैं ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन। जब गेमेट फॉर्मेशन होता है, देखो ये जो जीन था, ये एक जीन इसमें आ गया और ये एक जीन इसमें आ गया, ठीक है, ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन, सो दैट ईच गेमेट रिसीव ओनली वन फैक्टर, वन जीन ऑफ ईच कैरेक्टर। देखो जीन ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर, ठीक है। गेमेट फॉर्मेशन के टाइम में जीन का सेग्रीगेशन होता है, वो अलग अलग होता है, तो एक गेमेट में इन दोनों में से एक जीन ही जाएगा, ठीक है, जो पेयर में है उसमें से, ऑफ ईच कैरेक्टर। इट मींस गेमेट्स आर ऑलवेज प्योर फॉर ए ट्रेट। इसका मतलब है कि ये जो गेमेट है, ये जो गेमेट फॉर्म हुए, ये प्योर है फॉर ए ट्रेट। भाई इस ट्रेट के लिए, जैसे हम लेंथ, यहाँ पर ट्रेट है, लेंथ इज द ट्रेट, तो ये जो गेमेट है ना, लेंथ के लिए ये प्योर है। प्योर होने का मतलब है कि भाई ये या तो 100% है ना टॉलनेस शो करेगा, 100% टॉल होगा, या फिर ये 100% ड्वार्फिज्म को शो करेगा। यानी गैमेट जो होते हैं ना वो प्योर होते हैं, यानी उनमें कंटामिनेशन नहीं होता, यानी गैमेट में इस तरह की सिचुएशन नहीं बनती, ये वाली सिचुएशन गैमेट में नहीं बनती,
ठीक है ना, ये प्लांट में ही बनेगी आगे, ठीक है, जाइगोट में इस तरह से बनेगी। गेमेट्स आर ऑलवेज प्योर, गेमेट्स प्योर है, या तो वो गेमेट जो है ना वो कंप्लीट कैपिटल टी होगा, या वो गेमेट जो है ना वो कंप्लीटली स्मॉल टी होगा। ये वाली सिचुएशन जो है ना ये जाइगोट में होती है, गेमेट्स में नहीं होती। सो गेमेट्स आर प्योर फॉर ए ट्रेट, किसी एक ट्रेट के लिए गेमेट्स जो है ना वो प्योर है भाई। वो जो गेमेट है वो उस ट्रेट के लिए, जैसे लेंथ के लिए है, तो वो या तो 100% क्या होगा, 100% वो होमोजाइगस, सॉरी 100% वो डोमिनेंट जीन रखेगा, या फिर वो जीन होगा तो वो 100% रिसेसिव जीन होगा, ठीक है। डोमिनेंट और रिसेसिव का मिक्सचर नहीं होगा, कहने का मतलब ये है, यानी ये वाली सिचुएशन गेमेट में नहीं हो सकती। गेमेट्स आर ऑलवेज प्योर, या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी, बस खत्म। चलो देखो, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, ऐसा भी कह सकते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर डिटरमाइंड बाय द इंटरनल फैक्टर जीन्स। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जैसे हम लोगों की, हम पी प्लांट की समझ लो, तो वो उसके इंटरनल फैक्टर्स डिसाइड करते हैं, उसके जीन्स डिसाइड करते हैं भाई। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लेंथ, द प्लांट विल बी टॉल और ड्वार्फ, ये कौन डिसाइड कर रहा है, जीन। जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट ट्रेट, उस ट्रेट के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल, और जीन जो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, 2 जीन्स, there are 2 genes responsible, one is the capital T and another one is the small gene। अब गेमेट्स में तो कैपिटल और स्मॉल में से कोई एक होगा, लेकिन जाइगोट में कौन से आ रहे हैं ये डिटरमाइन करेगा कि वो प्लांट कैसा होगा भाई। जाइगोट में अगर मान लो ये सिचुएशन हो रही है तो ये टॉल प्लांट होगा, अगर ये सिचुएशन हो रही है तो भी टॉल प्लांट होगा, अगर ये हो रही है तो भी टॉल प्लांट होगा, और ये हो रही है तो फिर वो ड्वार्फ प्लांट होगा, ठीक है। The characteristics of an organism are determined by the internal factor that are genes which occurs in pair. Gene always occurs in pairs. Gene हमेशा pairs में होते हैं, occurs in pairs. Only one of a pair of such factors, such gene can be present in a single gamete. In single gamete, only one of the pair, ठीक है, पेयर में से केवल एक ही जीन गेमेट में प्रेजेंट होगा, दोनों ही। गेमेट फॉर्मेशन का मतलब यही है, ठीक है। तो जीन्स, सॉरी वी कैन से दैट गेमेट्स आर ऑलवेज प्योर, ठीक है। ये सेकंड लॉ है जो आपकी बुक में वैसे नहीं दे रखा है।